मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मृदा परिच्छेदिका के बारे में। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? मृदा परिच्छेदिका का मतलब है मृदा जो मिट्टी है वो किस प्रकार से बनती है। मृदा यानी मिट्टी में कौन कौन सी परतें पाई जाती है और उन्हीं परतों को अपन क्या कहते हैं। जैसे मृदा की जो परतें होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, संस्तर भी कहते हैं। परतों को अपन क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। यानी मृदा जैसे ये आपका मिट्टी का कोई मान लो चट्टान है, इसमें इस प्रकार से ये जो क्षैतिज जो चट्टानें पाई जाती हैं इनको अपन क्या कहते हैं, संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा के संस्तर। ये क्या होता है? तो देखो आपको कभी क्रम भी पूछ सकते हैं, मृदा संस्तर में कौन सी सबसे ऊपरी है, ए बी सी। तो आपको ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले भाग पे आपको ओ आपका जो परत पाई जाएगी या ओ संस्तर पाया जाएगा। फिर यहाँ आपको आ जाएगी ए, फिर आ जाएगी ई, फिर आ जाएगी बी, और फिर आ जाएगी सी, और फिर आ जाएगी आर। ये इस प्रकार से मृदा की जो परतें पाई जाती है इनको अपन क्या कहते हैं, मृदा संस्तर कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मृदा संस्तर क्या है, उनका क्रम क्या है। मुख्य बात तो क्रम आपसे पूछा जा सकता है। ओ संस्तर हो गया, फिर बी ए संस्तर हो गया, फिर आपका ई संस्तर है, और उसके बाद में आपका बी, उसके बाद में आपका सी संस्तर है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है आपका आर संस्तर है। तो इनमें आपको ध्यान ये रखना है, जो सबसे ऊपर वाला संस्तर है ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे की, यानी जिन पेड़ पौधों की छोटी जड़ें या घास फूस होती हैं वो इस ओ संस्तर में रहते हैं, और जिन पेड़ पौधों की जो लंबी जड़ें होती हैं वो यहाँ पे रहते हैं ए संस्तर में। तो जो ओ और ए संस्तर है यहाँ पे आपको ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक मिलेगी। ह्यूमस का मतलब है पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं, सड़े गले जो जीव जंतु है, या अपन कह सकते हैं जो जानवरों की जो हड्डियाँ वगैरह है, उनके जो अवशिष्ट है वो जो ऊपरी दो परतों में रहते हैं। और ये जो अवशिष्ट होते हैं ये मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं खाद का काम करते हैं, यानी ये उर्वरक होते हैं। ये है ना उपजाऊ, मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। इसलिए इन दो पेटियों में, दो संस्तरों में, मृदा के दोनों संस्तरों में मुख्य रूप से पेड़ पौधे और घास वगैरह उगते हैं सर्वाधिक। तो पेड़ पौधों के लिए ए और ओ वाला संस्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जो ये आर है इसको अपन आधारभूत चट्टान, या अपन ये से कह सकते हैं जो मिट्टी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे जो कठोर चट्टान है, जो ये वाली आधारभूत चट्टान, इसको अपन रिगोलित परत के नाम से भी जानते हैं या रिगोलित संस्तर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया। अब जो मृदा परिच्छेदिका है, इन मृदा परिच्छेदिका में आपको पता होना चाहिए, जैसे अपन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे यहाँ, तो देखो जैसे जैसे अपन पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो वायु की मात्रा में कमी आती है, वायु नहीं अनुपस्थित है। धीरे धीरे अपन गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा, तापमान हमेशा बढ़ता जाएगा। ताप क्या होगा, बढ़ता जाएगा गहराई में जाने पर। और जल की जो मात्रा है आपको कहीं पे जल कम गहराई पे मिलेगा, कहीं ज़्यादा गहराई पे मिलेगा। तो जल की मात्रा पर फर्क पड़ता है, कहीं अधिक होगा कहीं कम होगा, क्योंकि ये मिट्टी की जो परतें हैं, यानी अपन कह सकते हैं भूपटल का जो ऊपरी भाग है। और ये ताप, जल और प्रकाश भी बहुत ही कम गहराई तक पाया जाता है। तो ये तो हो गए संस्तर, जिनमें आपको ये ध्यान रखना तापमान है, दबाव है, ये सब बढ़ता रहता है। और अब अपन बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जैसे एक प्रक्रिया दी रखी है आपकी लेटराइजेशन। ये क्या होता है, लेटराइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी वो जैसे आपने देखा होगा ऊपरी संस्तर में मान लो कोई उपजाऊ पदार्थ है, पेड़ पौधे है, खाद फूस है, तो वो नीचे की ओर, नीचे वाली संस्तर में जैसे खाद है तो वो गलकर क्या होगा, पानी के साथ में संपर्क है तो खाद गलकर जो आवश्यक पदार्थ है वो तो नीचे चले जाएंगे, और अनुपजाऊ पदार्थ हैं या अनावश्यक पदार्थ हैं वो ऊपर रह जाएंगे। तो उन्हीं प्रक्रिया को अपन मृदा ब्लीचिंग या अपन क्या कह सकते हैं, निक्षालन कहते हैं। मृदा ब्लीचिंग या निक्षालन को ही अपन लेटराइजेशन कहते हैं। ये बात ये कहाँ पे सर्वाधिक होती है, जहाँ पे वर्षा सर्वाधिक हो, तापमान सर्वाधिक हो, यानी तापमान भी उच्च होगा, वर्षा भी उच्च होगी। कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे होगा, आर्द्र प्रदेश पे होगा। यानी अपन सीधी बात कहें तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में सर्वाधिक बारिश होती है और तापमान भी सर्वाधिक रहता है। तो वहाँ पे मृदा ब्लीचिंग या निक्षालन की प्रक्रिया रहती है, यानी ऊपर से जो आवश्यक पदार्थ है, उपजाऊ पदार्थ है, वो जल के साथ नीचे जाएंगे और अनावश्यक पदार्थ ऊपर बच जाएंगे। तो ये है लेटराइजेशन। एक होता है कैल्सिफिकेशन। ये क्या होता है, यानी जो अपन कह सकते हैं कैल्शियम के कणों के साथ में जब जल और मिट्टी जब क्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये कहाँ पे होगा, ये समान प्रकार की जो तुल्य जलवायु है, यानी कर्क और मकर रेखा के आसपास, और वहाँ पे जहाँ पे तापमान अधिक होगा, पेड़ पौधे कम होंगे। यानी पेड़ पौधे कम का मतलब है घास की प्रधानता होगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास फूस ज़्यादा होंगे।
और सवाना प्रकार की जो जलवायु है जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी, मुख्य रूप से सूडान तुल्य या उसको सवाना तुल्य कहते हैं। और यहाँ बड़ी जो घास होती है उसको अपन हाथी घास के नाम से भी जानते हैं, यानी इतनी लंबी लंबी घास होगी कि वहाँ अगर हाथी विचरण करता अंदर तो हाथी भी अपन को नहीं दिखाई देता, इसलिए इस घास को अपन क्या कहते हैं, हाथी घास के नाम से भी जानते हैं, सवाना तुल्य घास। और वहाँ पे कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। फिर अपन कहते हैं सेलेनाइजेशन या अपन कहते हैं एल्केनाइजेशन। सेलेनाइजेशन का मतलब होता है लवणीय पदार्थ, लवणीय मिट्टी, यानी जिस प्रक्रिया में मिट्टी और जल का संपर्क होता है और लवणीय पदार्थ ऊपर आ जाता है, या अपन कह सकते हैं अम्लीय या क्षारीय पदार्थ ऊपर आ जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्केनाइजेशन। ये कहाँ पे होगा, ये उष्ण मरुस्थल में होगा। जैसे 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री दोनों गोलार्धों में, वहाँ पे आपको गर्म मरुस्थल मिलेंगे। तो उष्ण मरुस्थलों में क्यों होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होगा, और जहाँ तापमान अधिक होगा वर्षा कम होगी, वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया अधिक होगी, और वाष्प के कारण पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो पीछे जो अनावश्यक लवण है वो वाले भाग यहाँ पे मिट्टी की मात्रा में रहेंगे, उन्हीं को अपन लवण या अम्ल के रूप में जानते हैं। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई ये कहाँ होगा, सेलेनाइजेशन या लवणीय मिट्टी या अम्लीय मिट्टी प्रकार की कहाँ पाई जाएगी, तो आपको बताना है उष्ण मरुस्थल में। फिर एक होता है पोर्टजोलीकरण। पोर्टजोलीकरण कहाँ होता है, शीतोष्ण प्रदेशों में। पोर्टजोलीकरण का मतलब होता है पोर्टजोल की प्रधानता, पोर्टजोल मिट्टी या ये कहाँ पे है, जहाँ पे तापमान बिल्कुल कम होता हो, यानी तापमान कम, शीतोष्ण घास प्रदेश, यानी वहाँ पे अपन ये से कह सकते हैं जिसको टुंड्रा प्रदेश भी है, टेगा प्रदेश कहते हैं। और टेगा प्रदेश मुख्य रूप से बोरियल वनस्पति, टेगा को ही अपन बोरियल वनस्पति कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तो ये जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे पानी पानी है, तो टेगा वनस्पति की दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल रूप से अभाव होता है। और टेगा जो बोरियल वन है सर्वाधिक रूस में पाया जाता है, साइबेरियाई क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पोर्टजोल में मिट्टी कौन सी होगी, चरणोजम मृदा होगी। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं पोर्टजोलकरण या शीतोष्ण प्रदेशों में चरणोजम मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ उगेंगे, तो कोणधारी पेड़ उगेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, चरणोजम मिट्टी का टेगा प्रदेश आ सकता है या शीतोष्ण प्रदेश, और शीतोष्ण प्रदेश में इसी को पोर्टजोलीकरण को पोर्टजोल मृदा के नाम से भी अपन जानते हैं। एक आता है ग्लेइंग प्रक्रिया। ये ग्लेइंग प्रक्रिया क्या होती है, यानी जब मिट्टी और जलमग्न भाग, यानी जहाँ पर सबसे अधिक यानी बहुत दिनों तक जल से युक्त रहता है मिट्टी वाला क्षेत्र, कोई मिट्टी वाला क्षेत्र है जलमग्न भाग, जैसे अपन कहते हैं जो आपका दलदली क्षेत्र होता है, जलमग्न भाग का अपन समझ सकते हैं दलदली भाग, जहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति, अनूप वनस्पति पाई जाती है, उन वाले क्षेत्र में जो मृदा और जल के साथ में जो संपर्क होता है उस प्रक्रिया को अपन ग्लेइंग कहते हैं, जलमग्न या दलदली क्षेत्र। और भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा है, जहाँ पर आपको ज्वारीय वन मिल जाएंगे, और आपका कच्छ का मैदान है, वहाँ पे आपको ज्वारीय मृदा मिलेगी, और इस प्रकार की जो ग्लेइंग की प्रक्रिया है वो आपको वहाँ पे सर्वाधिक मिलेगी। तो आज हमने पढ़ा मृदा परिच्छेदिका में कौन कौन से संस्तर होते हैं या परतें होती हैं और उनकी क्या विशेषता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मृदा परिच्छेदिका बनते समय कौन कौन सी जो आपकी प्रक्रिया होती रहती है, जैसे ब्लीचिंग प्रक्रिया, कैल्सिफिकेशन है, सेलेनाइजेशन है, पोर्टजोलीकरण है, ग्लेइंग प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या होती है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमेशा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।